नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के अमेरिका दौरे से वापस स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने इन 3 दिनों में अमेरिका में क्वाड सम्मेलन जो था, क्वाड शिखर सम्मेलन, उसमें उन्होंने शिरकत की। प्रधानमंत्री वहां टेक सीईओज जो थे उन सब से मिले। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर समिट जो है यूएन के द्वारा आयोजित था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की और भारत की तरफ से अपनी बात रखी। विश्व को भारत क्या दे सकता है, विश्व भारत से क्या सीख सकता है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भारतवंशियों से भी मिले। भारतवंशियों की एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। जैम पैक था पूरा स्टेडियम जब उन्होंने भारतवंशियों को संबोधित किया और उन्होंने भारतवंशियों को बताया कि भारत लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ उन्होंने भारतीयों को इस बात के एहसास कराया कि भारत आगे बढ़ रहा है, बल्कि ये भी एहसास कराया कि भारत में कैसे दूर रहकर भी भारतवंशी भारत और भारतीयता के भाव से जुड़े रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लौट आए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी अमेरिका में थे। सोशल मीडिया का जमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम भाषण थे वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनके क्लिप्स वायरल हुए। और राहुल गांधी जब अमेरिका में थे तो राहुल गांधी के जो भाषण के हिस्से थे, जो क्लिप्स थे, वो भी खूब वायरल हुए। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है और वो डिबेट ये है कि राहुल गांधी तोड़ते हैं, मोदी जोड़ते हैं। ये डिबेट जो है पूरी सोशल मीडिया पर चल रही है। क्यों चल रही है? लोग दोनों ही नेताओं का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी देश के अब विपक्ष के नेता हैं और संवैधानिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष का नेता जो है उनको सबसे बड़ा दर्जा हासिल है। तो इसीलिए लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पर जब राहुल गांधी अमेरिका में गए तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। ये बिल्कुल जो है इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसकी सभाओं में कितनी भीड़ जुटी। हालांकि कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बात कंटेंट पे होनी चाहिए, बात इंटेंट पे होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके मन में क्या भाव रहता है और राहुल गांधी जाते हैं तो उनके मन में क्या भाव रहता है। ये सबसे बड़ा आज जो है डिबेट का विषय है और दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जहां एक तरफ जब जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत में किस तरह की डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स की बात करते हैं। वो कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर बताते हैं कि भारत में किस तरह से भेदभाव हो रहा है, भारत कैसे बंट रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाषाएं अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारतीयता का। राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो ये बताते हैं कि भारत के जो चुनाव हैं वो कितने वाइब्रेंट और कितने ट्रांसपेरेंट चुनाव थे। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है डिबेट होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दोनों नेताओं के कंटेंट और इंटेंट जो था उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। और ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका की जो टाइम मैगजीन थी उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक अंक छापा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और तस्वीर के नीचे जो शीर्षक था वो ये था कि डिवाइडर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया, यानी बांटने वाला। ये टाइम मैगजीन ने कहा था। ये अलग बात है कि उसके लेखक जो है वो पाकिस्तानी मूल के थे और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बात लिखी होगी। लेकिन उस वक्त देश में बहुत डिबेट चली और देश क्या विदेश में भी खूब डिबेट चली। लेकिन आज अगर दोनों नेताओं के अमेरिका दौरे का विश्लेषण करेंगे तो जहां राहुल गांधी डिवाइडर इन चीफ के रूप में दिखते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफायर इन चीफ के रूप में दिखते हैं, जो जोड़ रहे हैं। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, मैं दोनों नेताओं के भाषणों का कुछ हिस्सा आपको सुना रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि आज की डिबेट क्यों ज़रूरी है और देश को यह जानना क्यों ज़रूरी है कि दोनों नेताओं का जो अमेरिका दौरा था उसका कंपैरिजन होना क्यों ज़रूरी है। दोनों नेताओं को ध्यान से सुनिए। एक ही विषय पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, इन दोनों को सुनना चाहिए। उसके बाद आज के अपने मेहमानों के साथ इस डिबेट, इस चर्चा को शुरू करूंगा।
सुनिए जरा। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So India has to think about the act of production and organizing production. भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ एक दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. मां भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम जहां भी जाते हैं सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। So if you say to the people of Andhra Pradesh that look, Telugu is not as important as Hindi, you're insulting the people of Andhra Pradesh. Because you're saying to them that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी, और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है। So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे।
क्योंकि आज हम हाईएस्ट ग्रो करने वाले लोग हैं। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। तो आपने सुना राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बयान सुनकर के किसी के मन में भी सवाल उठ सकता है कि राहुल गांधी तोड़ते हैं, मोदी जोड़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसी में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। 3 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जो है जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। जुड़ चुके हैं मेरे साथ प्रदीप भंडारी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तहसीन पूनावाला, शुरुआत में आप ही से करता हूँ। राहुल गांधी डिवाइडर इन चीफ के रूप में उभरते दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहीं भाषा पे सवाल उठाते हैं, कहीं धर्म पे सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 150 सैकड़ों बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लेकिन भारतीयता का एक भाव है। और वही भारतीयता का भाव जो है राहुल गांधी के भाषणों में मिसिंग दिखाई देता है जब वो पूरे अमेरिका में होते हैं। ऐसा क्यों? मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, ये आपका परसेप्शन होगा। जी, तो हम इसे ये मेरा सवाल है। हाँ, गलत सवाल है, मैं इसे इत्तेफाक ही नहीं रखता, तो सवाल का जवाब क्या दूं आपको? अगर ये आपका परसेप्शन है और परसेप्शन का खराब सवाल बनाना चाहते हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो सच नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे गलत चीज अगर कहा गया वो ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था साउथ कोरिया के अंदर कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी को गर्व नहीं था भारतीय होने पर। उन्होंने ये भी कहा था विदेश में कि वो 60 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं, आपको मुझे सबको कूड़ा कह दिया। तो मुझे लगता है कि अपने देश को बांटने का काम या तोड़ने का काम मैं नहीं मानता हूँ कोई भी नेता करते, ना प्रधानमंत्री जी करते, ना राहुल गांधी जी करते। लेकिन ये जो एक नैरेटिव भाजपा वाले बनाना चाहते कि राहुल गांधी देश विरोधी है, देशद्रोही, वो एक शहीद का बेटा है, वो एक शहीद का पोता है। नेहरू जी ने सबसे अधिक समय जेल में बिताया था जंग आजादी की लड़ाई में, हम उस पर सवाल उठा रहे। इस तरह के सवाल मुझे लगता है भाजपा को शोभा नहीं देता। कई सवाल मैं भी मोदी जी पर उठा सकता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ मोदी जी देशद्रोही। कई ऐसे काम भाजपा वर्तमान सरकार ने किए जो देश के खिलाफ है, देश के विरुद्ध है। मैं मानता हूँ कि वो उनका हाइंडसाइट में गलतियां होती है लोगों से, लेकिन इससे कोई देशद्रोही नहीं बनता, ना नेहरू जी, ना राहुल जी, ना मोदी जी। मैं ये नहीं मानता, तो मैं इस सवाल से इत्तेफाक ही नहीं रखता हूँ। और मुझे ये अग्री नहीं है कि मैं मोदी जी को देशद्रोही कहूं। नहीं, जिस तरह से एक एजेंडा बनाया जाता है कि राहुल गांधी एक मिनट रुकिए, जब सलमान तसीर ने मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ का, मैंने उसके खिलाफ भी बोला, क्योंकि मेरे प्रधान। तहसीन पूनावाला सुनिए, एक मिनट। पहली बात तो आज आप कुछ गुस्से में दिख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरा हेडिंग देख के गुस्सा आया, मेरा सवाल सुन के गुस्सा आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप पूरे इतिहास में चलेगा, इतना इतिहास में नहीं, मैं अभी जो अमेरिका दौरा है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। और मैं किसी को मैं बार बार कहता हूं और दोबारा मैं कह रहा हूं, और दोबारा तीसरी बार मैं कह रहा हूं, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कहता हूं, ना मेरी ऐसी हैसियत है, ना मेरी ऐसा इंटेंट है। मैं कौन होता हूं किसी को देशद्रोही कहने वाला? मैंने पहले भी कहा था, दोबारा मैं बता रहा हूं अपने कार्यक्रम में, जो रवनीत बिट्टू जी ने इस्तेमाल किया आतंकवादी शब्द, मैं उसके साथ नहीं हूं, ठीक है? तो मैं बीजेपी का नैरेटिव यहां नहीं चला रहा हूं, लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूं, मैं क्योंकि आपने बीजेपी, आपको बीजेपी, मैं जो सवाल उठा रहा हूं सर, मैं वो सवाल जो है, जो आम लोगों की सोशल मीडिया में इस वक्त, तो मैं बहुत सोशल मीडिया पे जाता हूं, देखता हूं वहां पे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैं उस आधार पे इस बात को उठा रहा हूं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, मैं आपके साथ पहले भी डिबेट हुई और मैंने आपको कहा है, हमारी इस पर भी चर्चा हुई है, मैंने कहा राहुल गांधी के, मैंने फैक्ट चेक भी किया, राहुल गांधी ने कई चीज़ें वहाँ जो कहीं वो ऐसी चीज़ें थी जो है ही नहीं, चाहे वो चीन में बेरोजगारी की बात हो, चाहे सिखों का जो है वो कड़ा और पगड़ी पहनने की बात हो। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, मैं ये उठा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो बाइट सुना उसमें राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उसमें उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा को, तमिल तेलुगु भाषी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी भाषा जो है भारत में इस तरह से है कि हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमिल इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलुगु इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलुगु लोग जो हैं उनके पूर्वज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बहुत बहुत सारी बोलियां भाषाएं हैं पर भाव एक ही है, भारतीयता। और वहां पर जो भारतवंशी बैठे थे उनके चेहरों के भाव देखिए जब यह कहा गया था। मैं इस आधार पर कह रहा हूं, क्या भारत में तमिल लोगों की भाषा को क्या हम लोग दोयम दर्जे की भाषा मानते हैं? क्या तमिल लोगों के जो पूर्वजों को भारत में उनको सम्मान नहीं दिया जाता? ये सब चीजें जब आप जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के तमिल भाषी लोग जो हैं इस वक्त सबसे बड़ी संख्या में वहां पर हैं, और इसीलिए वो तमिल भाषा को ऐसा कहते हैं। क्या ये डिवाइड करना नहीं हुआ? क्या ये विभाजनकारी सोच नहीं हुई? ये मुझे लगता है कि भाजपा बाय नेचर एक डिवाइडेड डिविसिव पार्टी है। वो लोगों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटना चाहती है, और एक अटेम्प्ट है हिंदी इंपोजिशन का, एक अटेम्प्ट है। ये हमारी देश की रियलिटी है, और इस रियलिटी को मानना होगा। माननीय मोदी जी ने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, लेकिन अमित शाह जी से गलती हुई थी। उन्होंने कहा था धीरे धीरे हिंदी एक्सेप्ट करना होगा, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। आप कर दीजिए, बेशक मुझे फैक्ट है, उनको माफी मांगनी पड़ी जब वे गृह मंत्री थे। तो ये एक मानसिकता आरएसएस की है। क्या उस मानसिकता से हमारे क्यों वो लिंक लैंग्वेज हो? तो ये सारी चीजें, उदाहरण के तौर पर जब आप फ्लाइट पे जाते हैं, कल मैं आ रहा हूँ मुंबई से, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मुंबई से जब हम टेक ऑफ करते क्यों मराठी में अनाउंसमेंट होता, क्यों इंग्लिश और हिंदी में होता? अगर आप मुंबई में आप मराठी में अनाउंसमेंट कीजिए ना। मैं हिंदी को रिस्पेक्ट देता हूँ, आप हिंदी भी रखिए, मराठी भी रखिए। क्यों प्लेन में दो ही भाषा होती है, इंग्लिश और हिंदी? क्यों नहीं होती मराठी? तमिल में क्यों? और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कैंपेन में तमिलनाडु में कहा था जब प्लेन टेक ऑफ करेगा तमिलनाडु से हम तमिल में अनाउंसमेंट करेंगे। क्यों उसको नहीं आपने इंप्लीमेंट किया? आप ही भाषा, आप ही कहते हो आपके भाषण में, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें डिवाइड हुआ है। क्या इस देश में मीट के ऊपर झगड़ा नहीं होता है? क्या अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री ने मटन और मछली को नहीं लाया था? तो ये सारी चीजें, मैं फिर भी नहीं कहता प्रधानमंत्री जी डिवाइडर इन चीफ है। जब सलमान तसीर ने प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, मैंने उनको अपोज किया था। आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो मेरे प्रधानमंत्री है। मैं नहीं मानता हूं कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ है। हाँ, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, बट ये बात सही नहीं है कि प्रधानमंत्री भी देश के खिलाफ है या राहुल गांधी देश के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं देश के खिलाफ की बात नहीं कर रहा प्रदीप। जो आपने कहा प्रदीप, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पे कह दूं कि ये कहना कि भाई ठीक है, हर भाषा का इक्वली सम्मान हो, वो एक अलग विषय। और हर भाषा को आपने जो कहा विमान में क्यों नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और ये विमान कंपनियां इस पर विचार करें, और बहुत सारी कंपनियों को इस पर सोचना चाहिए, बहुत सारी चीजें। लेकिन हिंदी को थोपने का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो एक बाइट से अगर वो लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका वो आरोप गलत है, क्योंकि भारत में मैंने तो आज नहीं देखा कि कहीं हिंदी को थोपा जाता है। एक बात। दूसरी बात, अभी आज कर्नाटक से खबर आई है सर कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना, वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उर्दू जानना मस्ट है। मतलब वहां पर कोई कन्नड़ के लिए मस्ट नहीं किया गया, हिंदी अंग्रेजी के लिए मस्ट नहीं किया गया। रुकिए एक मिनट, रुकिए, मैं प्रदीप भंडारी को ले, मैं सिर्फ एक जानकारी दर्शकों को दे रहा हूं। लाइन आपको जोड़ लो, एक ही लाइन प्रदीप है, अगर आप एक लाइन दे, क्योंकि प्रदीप हमेशा फैक्ट्स के साथ है। एक ही लाइन, कन्नड़ उसमें कंपलसरी है, लेकिन उर्दू, ये जो नोटिफिकेशन आ जाए, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 2022 का भाजपा की सरकार का, इसको चेंज नहीं किया गया था। आप मुझे बेशक फैक्ट चेक कर दीजिए, मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश होना चाहिए, सिर्फ दो। उर्दू की कोई जरूरत नहीं, ना किसी और लैंग्वेज की। लेकिन सर आप मान रहे हैं ना, लेकिन वहां तो नोटिफिकेशन निकल चुका ना, वो 2021 का, 2022 का। लेकिन सरकार, आज जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाएगा ना। अगर मुस्लिम भाषियों के लिए आप कन्नड़ भाषा करो, अगर उर्दू के लिए कर रहे हैं, तो हिंदी भाषी जहां पर रहते हैं उनके लिए हिंदी भाषी भाषा करने में वो मांगेंगे तो क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि भाषा को भी धर्म के आधार पर, मैं फिर कह रहा हूं, आज जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाषा में भी आप धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं, वहां आप मजहब क्यों कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, प्रदीप रिस्पॉन्ड करेंगे। भाजपा ढूंढ रही है, लाने वाली भाजपा थी, लाने वाली भाजपा तो रोक देते ना आप, सरकार आपकी है। अभी तो आप कहते हो कि हर चीज के लिए नेहरू जी का दोष दिया जाता है, तो आपकी सरकार है तो नोटिफिकेशन क्यों निकाला भाई? आई एग्री विथ यू ऑन दैट। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनने पिछले 40 साल में तमिल में बात करी थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी स्पीचेस को आप तमिल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमिल चेयर, तमिल गुरु तिरुल्लर की चेयर जो है वो अनाउंस करी है यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो तहसीन जी, जितना तमिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, काशी तमिल संगम से लेकर तमिल लैंग्वेज के लिए, उतना कोई प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने नहीं किया, इसमें मैं आपके साथ 1 घंटे बहस कर सकता हूं। 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं, सिर्फ तस्वीर सब कुछ बयां करती है अशोक भाई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल सीईओज के साथ में मिल रहे हैं, कहते हैं जो संगति होती है वो आपको निर्धारित करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इलान उमर, जो पाकिस्तान द्वारा फंडेड, पाकिस्तानी सरकार द्वारा फंडेड प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जाती है, जिसपे इंडियन एम्बेसी ये कहती है कि इन्होंने जो किया वो भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ किया है। ये दोनों की मंशा यहां से ही स्थापित हो जाती है कि कौन जो है देश को जोड़ने की बात कर रहा है और कौन ऐसे तबकों को बढ़ावा दे रहा है जो देश के साथ में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश भर के, दुनिया भर के सीईओज क्या कहते हैं? जूली स्वीट कहते हैं, जो एक्सेंचर के हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेक्स्ट डेकेड का भारत बना रहे हैं। क्रिस जो है सीईओ बायोजेन के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की युवा शक्ति को आगे लेके जा रहे हैं। एनवीडिया के सीईओ कहते हैं कि जब भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता हूं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बात करते हैं और भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में क्या हुआ यूएस के अंदर? एक पत्रकार को पीटा गया, जिसके पक्ष में अशोक श्रीवास्तव जी आप खड़े रहे, उसके बाद आपको भी धमकियां मिली। राहुल गांधी जी के बयान को बैक किसने किया? ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने बैक किया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली उसको कंडेम नहीं किया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिख जो है वो भारत के अंदर उनको कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, उनको टर्बन पहनने की इजाजत नहीं है, जो झूठ है, ये राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कहा भारत में अनेक भाषाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला भारत में अनेक भाषाएं, पर प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें भारत माता की जय का भाव है। ये दोनों में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में $70 बिलियन तक डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच चुका, जो कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर $40 बिलियन था। तो हम किसी की नीयत को कैसे देखते हैं अशोक जी? या तो उसकी संगति से देखेंगे या उसने अचीवमेंट क्या किया उससे देखेंगे। इन दोनों में राहुल जी ने ना सिर्फ इसी बार नहीं, पास्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, ऐसे तबकों को बढ़ावा नहीं दिया है जो देश के हित के अंदर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बैक किया। एक तस्वीर के साथ एंड करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री की नीयत इससे समझ में आती है। पुतिन के साथ बात करते हैं, बाइडेन के साथ बात करते हैं, ज़ेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा लीडर जो है पिछले 4 महीने के अंदर ये नहीं अचीव कर पाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचीव कर पाए। और राहुल गांधी जी ने जो अचीव किया है जेलोपी कोई नहीं कर पाया। ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू द्वारा ओपनली उनके स्टैंड को बैक किया गया। ओके, ये जो विषय, ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तहसीन जी रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक किसी एलओपी के बयान को पन्नू जैसा आतंकवादी जो है वो कहे कि हमारी जो डिमांड थी देखिए ये बिल्कुल जस्टिफाई हो गई। और मैं अभी 2 दिन पहले, और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों का, और मुझे लगता है शायद आप भी मेरी बात से और सहमत होंगे इस बात से, कि 2 दिन पहले मेरे कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं कमरू चौधरी, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि हाँ, कांग्रेस को इसके खिलाफ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लाना चाहिए था, और जो आज तक भी नहीं आया है। क्या तहसीन जी आपको तकलीफ नहीं होती है? खालिस्तानी बाहर बैठकर कहता है राहुल गांधी हमने हमारे एजेंडे को जो है मजबूत करा दिया, और कांग्रेस उस पर शांत रहती है, राहुल गांधी शांत रहते हैं, कोई एक बयान कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं था। आपको भी दर्द होता है, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स होता है, और अगर कांग्रेस मेरी एडवाइस लेती तो इस हालत में नहीं होती, मैं बिल्कुल मानता हूँ वो सरकार में होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब राहुल गांधी जी देश के खिलाफ है? नहीं। मेरे जब मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे जी शहीद हुए थे 26/11 के अंदर, तब माननीय प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब एनएसजी का ऑपरेशन हुआ था। आपने कवर किया होगा, ताज के बाहर खड़े रहकर। फिर हेमंत करकरे जी के विधवा के घर पे गए। मैं ये सब बातें नहीं निकालना चाहता, ये गलत बात है। फोटो आप दिखा रहे हो मोदी जी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बिल्कुल सही, और मुझे गर्व होता है, मेरे प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए। ये राहुल गांधी है, कश्मीर में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कश्मीर ले गए थे, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन टाटा जी, नारायण मूर्ति, सब है, सबके साथ ले गए थे, सब देश के लिए अच्छा करते हैं। ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं है, हमारे अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, प्रदीप भाई के और मेरे, भाजपा के और कांग्रेस के। इसका मतलब हम ये नहीं कि मोदी जी गलत है। सर एग्जैक्टली, तहसीन जी आपने 100% की बात की। आपने, आप सुनिए, मैं एक मिनट में आपने 100% की बात की। आपने कहा राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो इसी तरह का माहौल बना देते हैं कि मोदी वर्सेस जो है भारत, वो इस तरह का। उन्होंने प्रधानमंत्री को नमूना कहा था सर, विदेशी धरती पर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नमूना है। उस स्पीच का मुझे उस स्पीच की जानकारी नहीं है।
और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से शब्दों पर चयन होना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो एलओपी के लिए हो चाहे फिर वो प्रधानमंत्री के लिए। मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। बाल बुद्धि ये भी कहा गया था पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे देश नहीं, भारत के अंदर आप राजनीति करते हो अलग। मैं सुनिए, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। नहीं, एक मिनट प्रदीप, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं कहता हूं इस तरह के शब्दों को मैं तो अपने कार्यक्रम में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें, पर मैं फिर कह रहा हूं ना कि आप बाहर जाकर भारत के प्रधानमंत्री को भारत का विपक्ष का नेता कहे कि ये नमूना है। आप सोचिए क्या आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। और भारत के प्रधानमंत्री ये कहे कि 2014 के पहला किसी भी व्यक्ति को गर्व नहीं था भारतीय होने का, तो ये चीज है। तो देखिए, मैं दोबारा से कहता हूं, अभी प्रदीप ने बहुत अच्छी बात की। मैं कहता हूं बीजेपी के सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन में शहजाद, सुधांशु जी और प्रदीप आते। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, इतनी अच्छी बात की। मोदी जी जेलेंस्की से भी मिल रहे और पुतिन से भी मिल रहे। वो वीडियो चलाते थे ना, अजीत डोवल जी जाके पुतिन को ब्रीफ कर रहे। काहे ब्रीफ करना था? कौन है पुतिन? क्यों हमें ब्रीफ करना है पुतिन को? और ब्रीफ के तो क्यों वीडियो रिलीज कर रहे हैं? और इस तरह से बैठकर, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये भी बदला देना कि हमने कहीं कुछ बहुत सारा रशियन ऑयल हमने चाइनीज करेंसी में खरीदा। उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्शन लेने लगे, विपक्ष ऑब्जेक्शन लेने लगा, आप वापस डॉलर्स के अंदर शिफ्ट किए। अब तक आप एक्सेप्शन ला नहीं पाए, अब आप बार्टर के अंदर कर रहे हो। क्यों आपने चाइनीज करेंसी में, एक दुश्मन मुल्क के करेंसी में खरीदा अपने डॉलर्स बेचकर? ये भी तो सवाल है। खरीदा ना, कम खरीदा, ज्यादा खरीदा ना। ये तो कोई और ने नहीं किया, तो वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा। अब ये रिस्पॉन्ड कीजिए। ये देशद्रोही है, ये बात थोड़ी है। उन्होंने देश के हित में सवाल मुझे लगता है एक मिनट, मैं प्रदीप आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मुझे एक बात पे आपत्ति, आप बार-बार देशद्रोही, मैं कह रहा हूं मेरे कार्यक्रम में नहीं, बार-बार नहीं, ना मेरे कार्यक्रम में किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कोई कर रहा है। आप राहुल जी देश को तोड़ रहे हैं। नहीं, आप नहीं, मैं विभाजनकारी मानसिकता पे सवाल उठाने और सवाल उठाने कहा क्या विभाजनकारी मानसिकता? इलान उमर का उन्होंने जिक्र कर दिया, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आप, लेकिन एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूं अशोक जी, मैं मेरे मित्र तहसीन भाई को बहुत पेशेंटली सुन रहा था। वो याद करिए अशोक जी कि जब पाकिस्तान ने, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उनको किस तरीके से टिप्पणी करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त पीएम डेजिग्नेट थे, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था हम अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को खुद हैंडल करेंगे। देहाती और ये डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे बताइए अशोक जी, कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा, भले तहसीन पुणेवाला हो, अशोक श्रीवास्तव, प्रदीप भंडारी हो, अगर पाकिस्तान सरकार द्वारा फंडेड एक व्यक्ति जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में विश्वास रखता है, जो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर में विश्वास रखता है, उसके साथ क्यों मिलेगा? और अगर उसके बाद देश में गुस्सा होगा तो क्या वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा? कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जब ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है, वो अगर आपके स्टेटमेंट को बैक करेगा, तो क्या अशोक श्रीवास्तव जाके पन्नू को अगर बाई चांस ऐसा होगा मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? क्यों कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड नहीं दिया? क्या इसमें दिक्कत है? इससे क्या खराब हो जाता है? ये सवाल तो देश की जनता पूछेगी ना अशोक जी। और अशोक जी, आपने वीडियो देखा जिसमें सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी जी आजू बाजू बैठे थे और देश के युवाओं से पूछ रहे थे अमेरिका के बारे में क्या अच्छा लगता है। उन्होंने बोला कि अमेरिका में जातिवाद नहीं है, और राहुल गांधी के सामने बोला, और राहुल गांधी यही जातिवादी राजनीति को पूरी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज देश की जनता हो, दुनिया हो, वो राहुल गांधी को आईना दिखा रही है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। ये एक समय में हुआ करता था, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स किया करते थे। आज आप यही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो। कर्नाटका के अंदर हो गया, क्या किया उन्होंने? दलितों की बात करते थे, दलितों के हक से लिम्बोर्गिनी गाड़ी छीन ली। परंतु ये सब भी छोड़िए, मेरा सवाल है, उन्होंने बोला पुतिन की बात, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? यहां पे पूरी दुनिया, इटली से लेके यूएस से लेके यूके सोच रहा है कि भारत जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएट करेगा। तो ये तो लाजमी है कि भाई रशिया को बताया जाएगा कि यूक्रेन से क्या हो रहा है, यूक्रेन को बताया जाएगा रशिया से क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली हम मीडिएटर होंगे। तुम्हारे गर्व की बात होगी कि अगर भारत जो है पीस रेजोल्यूशन ले, इसको तो तहसीन भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए, अशोक भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए, अवधेश जी को भी सपोर्ट करना चाहिए। कुछ चीज राजनीति के नहीं होती, पन्नू द्वारा बैकिंग राजनीति का हिस्सा नहीं है, इलान उमर द्वारा बैकिंग राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये हम सबको समझना चाहिए। और अभी क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा आर्टिकल 370 पे पाकिस्तान ने वही स्टैंड लिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया। अफजल गुरु को, आतंकवादी को क्लेमेंसी पिटीशन की बात करी उमर अब्दुल्ला ने, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी भी शांत हो गई। तो ये सब सवाल लाजमी है अशोक जी। राजनीतिक पार्टी कोई आएगी जाएगी, पर देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश के कोई हिस्से के अंदर अफजल गुरु पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इलान उमर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, पन्नू पे कोई कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है राइट टू रिप्लाई सर, आपका अभी राइट टू स्पीक का इंतजार कर रहे हैं अवधेश जी। अभी अवधेश जी राइट टू स्पीक का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड, मुझे फिर ब्रेक लेना है, फिर अवधेश जी आ रहा हूं आपके पास।
फिर अवधेश जी से शुरू कीजिए शो। अरे कीजिए अवधेश जी। अच्छा ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, राइट टू रिप्लाई होगा, लेकिन पहले राइट टू स्पीक होगा अवधेश जी का इस ब्रेक के बाद। आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल तोड़ते हैं, मोदी जोड़ते हैं। दोनों नेता अमेरिका में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लौटे हैं। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे और दोनों नेताओं के भाषणों को लेकर, उनके कंटेंट और इंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पे एक बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई राहुल गांधी जिस तरह की भाषा कह रहे हैं वो विभाजनकारी है। मैं यहाँ बड़ा साफ कह दूँ, तोड़ने का मतलब देश तोड़ने से और देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ मैं, लेकिन विभाजनकारी मतलब आप देश में एक विभाजन की रेखा को बड़ा करना चाहते हैं जिससे एक पॉलिटिकल फायदा हो, चाहे वो सिखों को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, या फिर बाकी अन्य मुद्दों को लेकर हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक भाव है भारत में, वो भारतीयता का भाव है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, शुरू में ही तहसीन जी ने इस पूरी डिबेट को लेकर कहा कि भाई वो इन सब चीज़ों को, इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं उससे सहमत नहीं है, और उन्होंने कहा ये परसेप्शन है, ये क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग का विचार का थोड़ा भी छींट भी पड़ जाती है ना, तो इसी प्रकार की मैंने तहसीन भाई के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब है वैसे ही इकोसिस्टम अच्छे आदमी को बिगाड़ देती है। सच्चाई दिखते हुए भी कैसे आदमी जो है आपके डिबेट को पूरा टर्न करना चाहते। देखिए, पहले तो एक लेख ये कह रहे हैं कि ये अगर आपके हाथ जा रहा हो, ये जरा देखिए, इस पर लिखा है कि देश हित में तो कतई नहीं है। ये अवधेश कुमार का ही लेख है, ये 300 अखबारों में छपा है। सुनिए, और ऐसे ऐसे आपको 10 उदाहरण देंगे कि देशद्रोही मत कहिए। राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य विदेश में मुझे बता दीजिए 2017 से वो जा रहा है, एक लाइन 2017 से 24 के बीच में कि उन्होंने कहा हो कि भारत एक महान देश है, भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, भारत लीडर की कैपेसिटी रखता है, भारत आगे बढ़ेगा। एक लाइन बता दीजिए मुझे, क्योंकि 2017 से उनकी यात्राएं हो रही हैं। सैम पित्रोदा जी उनको कहला रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सत्यनारायण जी का नाम उन्होंने अपना सत्यनारायण सैम पित्रोदा रख दिया है, तो वो जा रहे हैं। एक लाइन। राहुल गांधी जी ने जो कुछ किया है इस समय, उसके बाद भारत विरोधियों को भारत के विरुद्ध देशों में प्रचार करने के लिए किसी और का शब्द या प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं।
अगर देश में यह भाव पैदा हो गया है कि भाई भारत में लोग जितने दूसरे धर्म के लोग हैं वो डर से जी रहे हैं, उन्होंने तो एक सिख भाई का उदाहरण दे दिया, लेकिन उन्होंने बाकी धर्मों के बारे में क्या बोला है ये आप देखिए। इसके पहले देखिए तो भारत में लोकतंत्र खत्म है। उन्होंने जो भारत यात्रा पर बोली, अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर क्या बोला उन्होंने कि जब हमारे पास संवाद के सारे चीज छीन लिए गए, हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, तब हम यात्रा पर लोगों के बीच सीधे निकल पड़े। अगर छीन लिया तो लोगों के बीच कैसे निकल पड़े? तो जो कुछ भी एक देश के विरुद्ध दुनिया में वातावरण बनाने के लिए, उस देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उस देश को दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने वाला फासिस्ट घोषित करने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन करने वाले देशों की काली सूची में डालने के लिए जो कुछ भी बोला जा सकता है, मुझे दुख है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। लेकिन मेरा दुख उससे ज्यादा ये है कि वहां से आने के बाद भारत में कहीं भी एक विरोध प्रदर्शन उस प्रकार का नहीं हो रहा है। इकोसिस्टम ऐसा है कि उस पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो पूरे देश में इसके विरुद्ध जो आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कर रहे हैं कि आपके नेता जो बयान दे रहे हैं वो राहुल गांधी को मारने के लिए कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के घर में तो शहीद हुए हैं, लेकिन रवनीत सिंह की बिट्टू के पिताजी शहीद नहीं हुए। वो तो बेअंत सिंह को तो वो तो शहीद हुआ ही नहीं है ना, उसका तो कोई भाव है ही नहीं बेचारे का। एक ही परिवार में शहीद हुआ है। और पंजाब में जो 70-75 हजार लोग शहीद हुए, मारे गए, पुलिस वाले 17,000 से ज्यादा जो पुलिस वाले सुरक्षा बल मारे गए, वो सब तो शहीद हुए ही नहीं है ना। केवल इस देश में 2 ही लोग आ रहे भाई, उस शहीद हुए सबको तकलीफ। प्रधान देखिए ऐसा है कि दोनों में डिफरेंसेस समझना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो काम करेंगे उसका असर 1000 साल तक होगा, यानी भारत के लिए 1000 साल की अभी जो काम, उसी पर भारत 1000 साल आगे बढ़ेगा। क्योंकि 1000 साल पहले जो इस देश में शुरू हुआ, उस हैंगओवर से भारत अभी तक निकलने में लगा हुआ है। तो जब उस प्रकार का विजन है, दूसरी वजह एक शब्द का इनको कई प्रकार के झूठ बोल लेते हैं। नहीं अवधेश जी, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, सुनिए अवधेश जी, एक मिनट रुकिएगा। आपने एक जो पॉइंट बोला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उस भाषा पर बोल लेता हूं, सुनिए। नहीं एक मिनट, मैं आ रहा हूं, भाषा पे आ रहा हूं। लेकिन आपने जो एक बात बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है उस पर जो है तहसीन जी से सवाल होना चाहिए, क्योंकि वो जब आपने कहा तो मुझे भी रियलाइज हुआ। तहसीन जी, वास्तव में वो 2017 से जब विदेश जा रहे हैं, सचमुच उनके भाषणों में आप भी बड़े गौर से सुनते होंगे, क्या कहीं किसी भाषण में आपको याद है उन्होंने कहा कि भारत एक बहुत महान देश है, उस लीडरशिप, भारत एक दुनिया का लीडर बनने की क्षमता रखता है, ऐसा कहीं आपने सुना क्या? क्योंकि अवधेश जी ने कहा तो मुझे भी स्ट्राइक किया कि मैंने तो नहीं सुना। हाँ, इनफैक्ट इस यूएस के जो दौरा था, उन्होंने भारत के लोकतंत्र और जमहूरियत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत का डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। इसके पहले जो उनका यूके का टूर था, लोकसभा चुनाव के पहले, उन्होंने कहा था कि कहीं भी डेमोक्रेसी में फ्लॉज आती है, लेकिन भारत केपेबल है अपने अंदर जो डेमोक्रेसी में ट्यूनिंग करते हैं, अपने आप को मजबूत करने के, इसमें हमें विदेशी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। बहुत साफ शब्दों में कहा। इनफैक्ट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे कोई दुश्मन नहीं, मैं उनसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, मेरी उनसे वैचारिक मतभेद है, कोई मनभेद नहीं। उन्होंने वहां पर भी ये बात कही। तो ये राहुल गांधी बहुत क्लियर है अपने विजन के अंदर। भाजपा क्या करते हैं अब कुछ लोग कि उनके आधे स्टेटमेंट को लेते हैं। वो अगर कह रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए, वो प्रोडक्शन के तौर पर, मैन्युफैक्चरिंग पे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग खुद आरबीआई का डेटा बताता है 72% कैपेसिटी पे आज की तारीख के अंदर भारत में। या सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन पे वो बात करते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है हमारे टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। तो इससे अगर भारत आगे बढ़ता है, उसे बेरोजगारी जाकर रोजगार, हमें नौकरियां मिलती है, हमारे युवाओं को नौकरियां मिलती, इसमें गलत क्या है? वो जब अग्निवीर पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, जब अग्निवीर पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, सारे भाजपा के लोग, सारे भाजपा के लोग, प्लीज नहीं, सर एक चीज है, सुनिए, आप दोनों रुकिए, मुझे एक बिंदु रखना है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा, सुनिए, मैं एक बिंदु रख दूं, उसके बाद इस डिबेट को सुनिए ना।
राहुल गांधी जी ने जो कहा वैचारिक, एक मिनट मैं अवधेश जी में आ रहा हूं, एक मिनट मौका दूंगा, फिर प्रदीप जी के पास भी जाऊंगा। मैं देखिए सुनिए, जो राहुल गांधी ने कहा वैचारिक, उन्होंने यही तो कहा, उन्होंने कहा वैचारिक जो लड़ाई है वो इस बात की है कि भारत में सिख जो है वो गुरुद्वारे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, वो जो है वो पगड़ी पहन पाएगा नहीं पाएगा, वो कड़ा पहन पाए। और जिस पत्रकार को कहा था उस पत्रकार ने बाद में बोला, सिख पत्रकार ने बोला मेरे को तो बोलने का मौका नहीं दिया, अगर मौका दिया जाता तो मैं वहीं पर उनको कहता कि गलत कह रहे हो। और भारत भर में सिख जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, और फिर कह रहा हूं पन्नू इस एजेंडे को आगे बढ़ाता है। भारत के जो देश राष्ट्रभक्त सिख हैं वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो गलत कहा, राहुल गांधी माफी मांगे, हमें भारत में कोई नहीं रोक सकता पगड़ी पहनने से। लेकिन उधर पन्नू जो है उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है और कांग्रेस खामोश रहती है। ये बात तहसीन पूनावाला भी मान रहे हैं, उनकी खामोशी गलत है। ये बात जो है, ये बात कमरू चौधरी जी, तो मैं यही कह रहा हूं, दिक्कत यही है कि ये जो एजेंडा है चुप रहने का, ये खतरनाक है। बोलिए अवधेश जी, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरी बात तो रह गई। नहीं सुनिए, अरे आपकी बात, एक मिनट अवधेश जी को मौका देता हूं, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अवधेश जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं तहसीन जी और प्रदीप जी के पास आऊंगा। अवधेश जी जल्दी से। ऐसा है कि पहले तो मेरे पास ब्रिटेन का उनका पूरा भाषण है, मैं 4-5 पंक्ति उसको पढ़ता हूँ। फिर अमेरिका के पिछले साल का भी भाषण है, सारे वक्तव्य वो भी पढ़ देता हूँ। ब्रिटेन, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उन पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ भी यही हुआ, मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। अब सुन लीजिए, कह रहे हैं कि क्या है। अब ये आइडिया जो, अब आइडियाज फॉर इंडिया का सम्मेलन में वो बोल रहे हैं ब्रिटेन में, आवाज के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है, भारत की आवाज दबा दी गई है। कांग्रेस अब भारत के लिए लड़ रही है, एक वैचारिक लड़ाई है, पाकिस्तान की तरह। ध्यान रखिए, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्यों और संस्थानों को खोखला किया जा रहा है। मैं 20 बयान सुना दूंगा, 7 बार उनकी विदेश यात्रा के बयान मेरे सामने हैं। तो ये जो बता रहे हैं, जो तहसीन जी बता रहे हैं, वो पता नहीं कहीं अब धरती और आकाश से परे अगर उन्होंने कहीं कुछ बोला नहीं, वो चीजें होंगी, ऐसा नहीं तहसीन जी, ऐसा नहीं है कि सुनिए फिर हमको एक बयान याद है, मैं लिख रहा हूं, पहले सुनिए। उन्होंने कहा यह था कि जब बहुत हंगामा हुआ कि आपने यूरोप और बाहर से मदद क्यों मांगी, तो अगले भाषण में उन्होंने कहा कि यह भारत का समस्या है लेकिन हमारा मसला है, हम इसको अंदर से निपट लेंगे। उन्होंने उसको केवल स्वीकार किया था। तो इसलिए, और जहां तक भाषा का सवाल है, देखिए, आजादी के बाद एकमात्र नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने अपनी शिक्षा नीति में ये बताया है कि हर राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज की भी पढ़ाई करवाए। और सुन लीजिए, केरल ने, तमिलनाडु ने, सब ने इसको खारिज किया है। ये पहली सरकार है जो ऐसा कर रही है कि इसके कारण हिंदी जो है लिंक लैंग्वेज रहे। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी सारी भाषाओं की सखियां है। मराठी क्यों नहीं? हिंदी क्यों? उसी तरह मराठी की तो बात हो रही है भाई, आप सुने ही नहीं ध्यान से। लिंक लैंग्वेज इंग्लिश क्यों नहीं? सुनिए मेरा विषय से विषयांतर हो जाएगा। मैं भाषा पे डिबेट नहीं करना चाहता, मेरा आज का विषय नहीं है। फिर वो मराठी की बात करेंगे, आप हिंदी। सुनिए, मेरा विषय नहीं है। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं वापस से कोर पे आना चाहता हूं। कोर इशू पर आ जाते हैं हम, कोर इशू पर आना है, कोर इशू पर आते हैं। यही मानसिकता, मैं वापस से कोर पे आना चाहता हूं और मैं वापस से नियत पे सवाल उठाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी रुकिए, विषयांतर मत। अवधेश जी प्लीज, विषय पर हम रहे प्लीज। मैं वापस से कहना चाहता हूं अशोक जी कि पूरी डिबेट में 40 मिनट हो गए पर अभी तक किसी ने यह तर्क नहीं दे पाया कि भाई पन्नू द्वारा आतंकवादी पन्नू द्वारा बैकिंग को क्यों नहीं कंडेम किया गया, इलान उमर द्वारा जो पाकिस्तानी द्वारा फंडेड है बैकिंग को क्यों नहीं कंडेम किया, कोई तर्क नहीं आ पाया। मैं एक और उदाहरण दूंगा, मैं नियत पे सवाल उठूंगा। देवता का मतलब भगवान नहीं होता। मुझे बताइए, बाहर के मुल्क में जाकर ये कहने का क्या लॉजिक हो गया
क्या औचित्य हो गया? क्या वहां पे क्या हिंदू लोग थे? क्या वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप ऐसा कह के क्या दर्शाना चाह रहे हो? आप सनातन के ऊपर सवाल उठाना चाह रहे हो अशोक जी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, 6 मार्च 2023 को क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप से और यूएस से, ये पूरी दुनिया की मीडिया ने रिपोर्ट करा था हिंदुस्तान के अंदर कि राहुल गांधी ने कहा था भारत बाहर के देश जो है वो हिंदुस्तान के अंदर इंटरवीन क्यों नहीं करे। सुनिए अंग्रेजी में क्या कहा था। राहुल इवन स्टेटेड दैट यूरोप एंड द यूएस आर नॉट डूइंग इनफ to restore democracy in India as they are getting trade and money from the country। अर्थात अमेरिका और यूरोप इतना इनफ क्यों नहीं कर रहे भारत के अंदर लोकतंत्र को वापस से स्थापित करने के लिए? क्या भारत में लोकतंत्र नहीं था अशोक जी 2023 में? क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्य सरकारें नहीं जीती थी 2023 में? आप बाहर जाते हो, बाहर के मुल्क को कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को वापस से स्थापित करने के लिए इंटरवीन करो। देश क्या पूछेगा आपसे? क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कहा कि बाहर के मुल्कों को कि आओ हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करो 2014 के पहले? नहीं कहा। ये नियत की बात है अशोक भाई, ये नियत की बात है जिसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं। ये पहले भी कहा, ऐसा नहीं है कि हमेशा तारीफ की। इसके स्टेटमेंट का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। क्या कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति ये कहेगा? यूएस और उसके बाद क्या कहा था? आरएसएस एक मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2018 के अंदर क्या था कहा था? क्या कहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने? आरएसएस जैसी राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। बाहर जाके क्या जरूरत थी आरएसएस के बारे में बात करने की? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ओके देखिए बाहर डिटेल में अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, बहुत सारे बयान आप बीजेपी के, कांग्रेस के निकालेंगे और कहेंगे कि, तो वो बहुत सारे बयान बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस की भी तरफ से, जिनको लेकर के जो है लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन जो 2 पॉइंट बार बार आ रहे हैं तहसीन जी, ऐलान उमर और दूसरा पन्नू वाला, आप भी मान रहे हैं। सवाल यह है कि आप भी मान रहे हैं तो एक कुछ तो मजबूरी होगी, कुछ तो मजबूरियां उसकी भी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर कांग्रेस खामोश है तो इस खामोशी के पीछे कोई अगर यह आरोप लगा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो है वो पन्नू की बंदूक में मसाला भर रहे हैं, पन्नू की बंदूक में बारूद मुहैया करा रहे हैं, अगर कोई ये आरोप लगाएगा तो एक बयान आए, ये आरोप बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बयान नहीं आ रहा तो फिर इस पे तो सवाल उठेंगे ना सर। पन्नू एक एनआईए डेजिग्नेटेड आतंकवादी है और भारत सरकार यूएसए के चार्जशीट को एक बार भी उसने ये नहीं कहा भारत सरकार ने कि जो पन्नू को मारने की अटेम्प्ट हुई थी, वो जो अटेम्प्ट है अनऑफिशियली हुई नहीं हुई, हम उसके साथ, हम आपके साथ सहायता करेंगे, हम देखेंगे, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड नहीं। लेकिन उनने उससे डिसएग्री नहीं किया जैसे उन्होंने ट्रूडो के साथ किया। ट्रूडो ने ऑफ कोर्स एलिगेशंस लगाए थे, इन्होंने चार्जशीट में फोटोज भी दिए थे। भारत की सरकार ने उसे डिनाई नहीं किया, कहा हम आपके साथ काम करेंगे, ये अगर कोई होगा सरकारी, क्योंकि वो सरकारी वीपीएन्स थे, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा। अगर पन्नू आतंकवादी, क्यों भारत की सरकार ने अमेरिका से उस चार्जशीट में डिमांड नहीं किया कि पन्नू सर, मतलब आप मानते हैं कि पन्नू आतंकवादी नहीं है? मैं मानता हूं पन्नू आतंकवादी नहीं है सर। भारत में ट्रायल होना चाहिए उसका। नहीं, सुनिए ना, आपने यूएस सिटीजन है तो छोड़ दिया। एक सेकंड सर प्लीज, मेरी बात में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज कर रहा हूं। डेविड हेडली भी तो यूएस सिटीजन था। भारत ने उसकी डिमांड की या नहीं की? भारत ने उसको यहाँ जाकर इंटरोगेट किया या नहीं किया? मनमोहन सिंह की सरकार। पन्नू भी एक यूएस सिटीजन है, जॉइंट सिटीजन है यूएस कनाडा का। क्यों हमने इंटरोगेशन की मांग आज तक नहीं की आतंकवादी की? क्यों हम अमेरिका के सामने हमने बोलिए आप बोलिए क्योंकि अभी 26/11 की बात कर रहे हैं। 26/11 के अंदर क्या सर्जिकल स्ट्राइक करी थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं करी थी। क्या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करी थी? नहीं करी थी। डॉजियर खेलते रहे, क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैं सुनिए एक मैं इलान उमर का बिल्कुल मानता हूँ। इलान उमर एक यूएपीए की धारा लगी है पन्नू के ऊपर, यूएपीए की धारा लगी पन्नू के ऊपर, उसके ऊपर भी कार्रवाई करके उसको भी लेके आएंगे, उसको भी फेस करना पड़ेगा। ये पीएम मोदी की सरकार है। पाकिस्तान के 26/11 को हिंदू आतंकवाद नहीं कहती जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा था 26/11 में। तहसीन भाई, अभी मैं अपनी बात रख देता हूँ क्योंकि आप 26/11 पे हम बहुत डाइवर्ट करें। सुनिए, मुझे लगता है डाइवर्जन से, लेकिन तहसीन जी आपने एक बहुत ऐसी बात कही है। मुझे कहने दीजिए ना प्लीज। 26/11 का उन्होंने जिक्र किया, मैं बिल्कुल उनसे मानता हूँ। घटियापन था उसको हिंदू आतंकवाद कहना, घटियापन था उसका दोष आरएसएस पे लाना। लेकिन वो घटियापन में जो इंसान मौजूद था, कृपा शंकर सिंह, वो आज भाजपा का सम्मानित मेंबर है और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। दिग्विजय सिंह में हिम्मत है। दिग्विजय सिंह, मैं कह रहा हूँ घटियापन था। दिग्विजय सिंह जी का भी था और कृपा दिग्विजय सिंह का घटियापन था, इनमें था हिम्मत। दिग्विजय सिंह का घटियापन था, निकाले कृपा शंकर सिंह। नहीं, दिग्विजय सिंह का घटियापन था क्या? बिल्कुल घटियापन था। अगर आप तो दिग्विजय सिंह को क्या किया गया?
मैं सर सुनिए एक मिनट, कृपा ना तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी एक मिनट, कृपा शंकर सिंह बीजेपी में गया, वो ठीक है, वो बीजेपी का घटियापन है, ठीक है, वो बीजेपी का घटियापन है, चलो मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने और पूरी कांग्रेस ने क्या आज तक हिंदू आतंकवाद के लिए माफी मांगी? क्या आज तक माफी मांगी हिंदू आतंकवाद के लिए? क्या ये हिंदुओं के लिए पीड़ा? और मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए पन्नू को लेकर, सुनिए मेरी बात सुनिए, पन्नू को लेकर देखिए ऑफिशियल, नहीं मेरी एक बात तहसीन जी, मेरी एक बात देखिए, ऑफिशियली जो है दुनिया आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, भारत इस बात को लगातार कह रहा है कि आतंकवाद की एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय हो। यूएन ने आज तक आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय नहीं करी है। जिसको हम आतंकवादी कहते हैं अमेरिका उसको पालता है, ट्रूडो उसको अपने बगल में लेकर घूमता है। तो भारत के बाहर दुनिया कैसे देख रही है उन लोगों को, उन आतंकवादियों को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टियां इन आतंकवादियों को कैसे ट्रीट कर रही हैं, इंपॉर्टेंट ये है सर। 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान टेकिंग इट सीरियसली, जो पन्नू के स्टेटमेंट को, ये देखिए तहसीन भाई। ओके, एक और ब्रेक, छोटा सा आतंकवादी है, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं जल्दी से। तहसीन जी, आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो अगर ये सब विवाद शायद इतना बड़ा ना होता, लोग विभाजनकारी और इस तरह की चीजें ना बोलते, अगर कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट, और मैंने पहले भी कहा था, दोबारा ये दोहरा रहा हूं, ऐलान उमर से राहुल गांधी मिलते हैं, चलो कोई मजबूरी रही होगी, कुछ रहा होगा, बहुत अच्छा, बहुत नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा रहता अगर ऐलान उमर से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी एक स्टेटमेंट जारी करते कि हाँ ऐलान उमर मिलने आई थी और हमने कह दिया कश्मीर भारत का हिस्सा है, आंख उठा के मत देखना ऐलान उमर। अगर ये बयान आ जाता तो राहुल गांधी के लिए हम सब तालियां ठोकते, प्रदीप जी भी ताली ठोक रहे हैं। देखिए अभी तो स्टेटमेंट आया नहीं, फिर भी उन्होंने कहा ऐसा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता कि हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर ने देश हित को आगे रखा। मैं स्वागत करता, मेरे लिए देश हित सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तहसीन जी, ऐसे ही बोला उन्होंने ऐलान उमर को। एक तो ऐलान उमर से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, उसका जब ट्रांसक्रिप्ट आएगी बाहर आएगा, 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई, सारे सेनेटर्स के साथ हुई, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसमें उनका इंडिया का चॉइस नहीं होता, बट उन्होंने ऐलान उमर को ये बात बोली। और उसमें इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन लिया था जब वो POK गई थी, माननीय मोदी जी ने ऑब्जेक्शन लिया था। ये माननीय मोदी जी जेरेमी कॉर्बिन के साथ, इस आदमी के व्यूज ऐलान उमर से ज्यादा खतरनाक है। 1-on-1 जेरेमी कॉर्बिन, इसके व्यूज पढ़ लीजिए। मोदी जी और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, कितने सारे कंजर्वेटिव, मैं लिबरल कैनेडियन एमपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव कैनेडियन एमपीज की बात करता हूँ, जिस वक्त कनाडा में विपक्ष में, जो भारत के पक्ष में होते, जिन्होंने खालिस्तान के रेफरेंडम को एंडोर्स किया है, उनके साथ हम मन की बात और चाय पे चर्चा करते हैं।
बोले गलत है। मैं एक लास्ट लाइन, तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि वहां का सिटीजन को हम आतंकवादी देखते, वहां का सिटीजन नहीं पन्नू। डेविड हेडली भी तो अमेरिकन सिटीजन था, अमेरिका ने रिफ्यूज किया था। जाकर हमने वहां जाकर इंटरोगेट किया कि नहीं किया? किया ना डेविड हेडली को इंटरोगेट। क्यों हमने पन्नू के लिए डिमांड नहीं की? मैं बिल्कुल प्रदीप की बात मानता हूं। चलो ओके, समय कम है प्रदीप। मैं सिर्फ 15 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर मीटिंग के अंदर ऑफिशियली क्या डिस्कस होता है, आप जाके पूरे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देख सकते हैं। अभी तक अशोक श्रीवास्तव जी आपके कहने के बाद तहसीन जी की बत्ती जली कि हाँ शायद इलान उमर के साथ कोई बातचीत होगी, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है अगले साल के बाद आएगी। इलान उमर पाकिस्तानी सरकार द्वारा फंडेड पीओजे में गई और उसके बाद पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 में स्टैंड लिया कि आर्टिकल 370 वापस से हम लागू करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। तो ऐसा क्यों होता है जो पाकिस्तान बोलती है वही कांग्रेस पार्टी बोलती है? तभी 26/11 के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी थी, हमने करी थी। हमारी मैटर ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इनकी मैटर ऑफ पॉलिसी जो है पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। चलिए मुझे सिर्फ एक बात कहना है, जेरेमी कॉर्बिन के बारे में पहले भी सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जेरेमी कॉर्बिन के बारे में पहले भी आया था कि भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक लिस्ट जो है भेजी गई थी जिन से उनको मिलना है। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी लिस्ट, जबकि राहुल गांधी की लिस्ट उनके द्वारा तैयार। और मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी मिले भी, फिर मैं कह रहा हूं ना, अगर उसका एक ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है और राहुल गांधी की तरफ से मैसेज आ जाता कि हमने मैसेज दे दिया, तो मुझे लगता है पूरा देश वो करता। और ये वो इल्हान उमर है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब यूएस में स्पीच हुई थी तो इसने बाकायदा संसद का बहिष्कार किया था, अमेरिकी संसद का। राहुल गांधी भी बहिष्कार कर देते कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री का बहिष्कार कर रहे हो तो मैं आपके साथ मिलूंगा नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज जाता। लेकिन यार ये सारी राजनीति है, लेकिन राजनीति से तर मुझे लगता है देश पहले होना चाहिए। और देश को लेकर और देश में विभाजन की रेखा जो है, भारत में पहले भी बहुत सारे इश्यू है जिनको लेकर विभाजन लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो विभाजन की रेखाएं, अगर विपक्ष के नेता भारत के बाहर जाकर उसको और खाई को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है उस पर डिबेट होनी चाहिए और एक आईना दिखाने का काम होना चाहिए। हमने आज वही करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।